हेलो स्टूडेंट, आज के ताल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 10 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे धार्मिक सुधार और सार्वजनिक तहसील। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे बच्चों कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रिंटिंग कल्चर के आने के बाद जो है हमारे देश में क्या रिलीजियस रिफॉर्म हुए और इसके साथ साथ जो पब्लिक डिबेट्स होती थी, यानी कि जो सार्वजनिक बहसें होती थी, उनमें भी जो मुद्दे रखे जाते थे वो प्रिंट के माध्यम से ही जो है लोग अपने विचार रखते थे और उससे जो है तर्क वितर्क करते थे। तो आज हम इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की, तो आप जानते हैं कि इस समय बहुत ज्यादा जो है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। धार्मिक मसलों को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो विवाद रहता था और इससे जो है वो बाजार जो था वो इन्हीं विवादों से भरा हुआ था। अलग अलग ग्रुप्स होते थे, समूह होते थे, ठीक है। और वो जो है वो अपने अपने तर्क और वितर्क को रखते थे और अपनी अपनी तरह से जो है व्याख्या जो है वो अपने अपने तर्कों की व्याख्या लोगों के सामने पेश करते थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाज की आलोचना करते हुए उसमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है बहुत सारी अंधविश्वास थे, कुरीतियां थी, बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी रीति रिवाज थे जो सदियों से चले आ रहे थे। तो इस समय कई ऐसे धर्म जो है वो सुधारक हुए थे जिन्होंने कहा था कि इन जो रूढ़िवादी रीति रिवाज है, जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और इन्होंने उसमें सुधार करना चाहा था। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसे भी समूह थे जो कि इन समाज सुधारक के विरुद्ध थे और वे जो है इनके खिलाफ जो है वो अपने तर्क वितर्क देते थे। तो ऐसा नहीं था बच्चों की ये जो लोग आपस में जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, जो इनमें वाद विवाद हो रहा है, वो बहुत ही गुप्त रूप से हो रहा है या इस तरीके से वो कर रहे हैं, नहीं, वो भी बिल्कुल पब्लिकली करते थे। इसीलिए इसे पब्लिक डिबेट्स कहा जाता था कि वो जो है सार्वजनिक बहसें करते थे और प्रिंट जो है वो उसके माध्यम से ही जो है लोग क्या होते थे, अपने विचारों को रखते थे। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों से न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया गया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकते थे और अपने मत जाहिर कर सकते थे। इस तरह के मन और मनतातर के नए विचार उभरे। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जब अखबार आया, मैगजीन आई, तो इससे नए नए विचारों का प्रचार प्रसार हुआ सभी लोगों के बीच में। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो बहस थी वो व्यापक जो है वो व्यापक स्तर एक रूप ले ली और अब जन समुदाय भी जो है वो डिबेट्स में हिस्सा ले सकते थे और अपने जो विचार है, अपने जो मत है, उसको अब जाहिर कर सकते थे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा दाह, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस छड़ी हुई थी। बच्चे, कुछ सामाजिक मुद्दे हैं जो उस समय दर्शाए गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उस समय भारत में जो है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो विधवा दाह, जिसको कि आप सती प्रथा कह सकते हैं, कि अगर किसी स्त्री का पति जो है वो मर जाता था तो उससे भी जो है जीने का अधिकार नहीं था और वो भी जो है अपने पति के ऊपर जो है मतलब जो उनको जलाया जाता था उसके ऊपर वो भी बैठ के जो है वो विधवा हो जाती थी। इसके बाद होता है एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर की पूजा करना। आप जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ब्राह्मण जो है उनको बहुत ज्यादा ही उच्च श्रेणी में रखा गया था। तो जो ब्राह्मण पुजारी वर्ग को लेकर जो बातें थी, इसके अलावा मूर्ति पूजा के से रिलेटेड, तो ये बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज थे जिसको लेके लोग जो है वो डिबेट्स करना चाहते थे और उसमें जो है ठनी हुई थी। कुछ लोग जो थे वो इसके पक्ष में थे, कुछ लोग जो थे इसके विपक्ष में थे। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद ने
पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। तो हम देखते हैं कि बंगाल जो है मुख्य रूप से, अगर हम पहले भारत की बात करते हैं, तो वो वहाँ वैचारिक और बौद्धिक क्रांति का भी मुख्य रूप से केंद्र रहा था। तो जैसे जैसे वहाँ पे पुस्तिकाओं का आना स्टार्ट हो गया, पेपर्स आने चालू हो गए, तो लोगों में क्या हुआ, तरह तरह के तर्क भी जो है वो उत्पन्न होना चालू हो गया। और ये लोग चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो तर्क वितर्क जो है वो पहुंच पाए, लोग जो है उनके विचार पहुंच पाए। इसलिए क्या किया कि जो आम बोलचाल की भाषा में है उसमें भी जो है इन सबको छापा जाने लगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो बहुत बड़े भारतीय धार्मिक सुधारक हुए थे, धर्म सुधारक हुए थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। और उन्होंने जो है जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कि उन्होंने सती प्रथा का भी जो है वो अंत करवाया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी प्रकाशित की थी, और रूढ़िवादियों ने इनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया था। मतलब जब राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, और उन्होंने एक जो है मैगजीन एक पब्लिश की थी, उन्होंने लिखा था, वो था संवाद कौमुदी। और उसके विरुद्ध जो है एक समाचार पत्र जो इनके खिलाफ था, वो लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था, कुछ लोगों ने। तो उनका नाम था समाचार चंद्रिका। दो फारसी अखबार यहाँ पर पब्लिश हुए थे, जामे जहांनामा और शमशुल अखबार। और ये दोनों ही 1882 में प्रकाशित हुए थे। उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे, और उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे या मुस्लिम कानून को ना बदले। उल्मा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, उल्मा जो बच्चे होता है वो होता है इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान। तो जो इस्लामिक कानून के विद्वान थे उन्हें उल्मा कहा गया था। तो जो उल्मा भारत में रहने वाले जो उल्मा लोग थे, उन्हें मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर भी बहुत चिंता हो रही थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि लोगों का जो है वो धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, और या मुस्लिम कानूनों को जो है ना बदल दिया जाए। तो उनको लेकर जो है वो भी बहुत चिंतित थे। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या फिर उर्दू अनुवाद छापे, और धार्मिक अखबार तथा उनके गुटके निकाले। तो इससे उबरने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो उल्मा वर्ग थे उन्होंने जो है उर्दू और फारसी में जो है अनुवाद करके अपने धर्म ग्रंथों को छापना प्रारंभ किया। धार्मिक अखबार निकाले ताकि सब लोगों तक जो है उनके विचार को पहुंचाया जा सके। अब हम बात करेंगे सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जो है वो जारी किए थे। तो जब देवबंद जो थे, वहां पे मुसलमानों को ये बताया गया कि भाई उनको रोजमर्रा के किस तरीके से उनको जीवन जीने के लिए क्या क्या सलीके चाहिए, क्या क्या चीजों को, इस्लाम के किन सिद्धांतों का उनको पालन करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने हजारों फतवे जो है वो जारी किए थे, यानी कि दिशा निर्देश जो उन्होंने जारी किए थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी, हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरे के अवसर को काटना चाहता था। सब लोग चाहते थे कि उनके धर्म के संप्रदाय बढ़े, मुस्लिम चाहते थे कि मुस्लिम के बढ़े, हिंदू चाहते थे कि जो रूढ़िवादी हिंदू है हिंदू के बढ़े, क्रिश्चियन चाहते थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस तरीके से सब ने अपनी अपने धर्म को लेकर अपनी अपनी व्याख्याएं देना प्रारंभ कर दी थी। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस का जो है वो रामचरितमानस को जो है वो लिखा था। तो उसके बाद सबसे पहली बार जो उसका मतलब उसका प्रिंटेड एडिशन जो है वो 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार जो है वो बढ़ गया था। यानी कि जो सस्ते लिथोग्राफी जो है संस्करण से पूरा उत्तर भारत जो है वो इन्हीं से भर गया था। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने अनेक भारतीय भाषाओं में
अनगिनत धार्मिक किताबें जो है वो छपने लगी थी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी और किसी भी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। सबसे बड़ी बात होती है कि इन बुक्स, इन जो किताबें होती, जो अखबार होता है, जो मैगजीन होती है, उसको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और जितने भी लोग जो इसमें आस्था रखते थे, जो धार्मिक विचारों में आस्था रखते थे, वो बड़े आसानी से इसे पढ़ सकते थे। इसके साथ साथ जो कुछ जो भाई निरीक्षर लोग होते थे, तो ऐसे भी लोग थे, तो उनके लिए क्या किया जाता था कि भीड़ में जो है उन्हें भी बोल बोल कर जो है इसे पढ़ा जा सकता था और उन्हें सुनाया जा सकता था। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, और जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस, मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। जब एक विचार जो है उत्पन्न होगा और लोगों तक पहुंचेगा, तो ये जरूरी है, हो सकता है कि आप और मैं ही अगर कोई एक विचार वैचारिक अगर हम लोग बात विवाद करें, तो आपके विचार अलग होंगे, मेरे विचार अलग हो सकते हैं। तो ये तो है, धार्मिक जो है वाद विवाद था, तो पूरे जन समुदाय तक जब ये पहुंचा, तो जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच उनके अंदर जो है बहुत सारे वाद विवाद हुए, बहुत सारे बहसें जो है होने लगी, और इस तरीके की स्थितियां बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मत और मतांतर ही नहीं पैदा किया, बल्कि इसने समुदाय को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। लेकिन इसकी सिर्फ एक नेगेटिव ही नहीं, बल्कि इसकी पॉजिटिव चीज भी हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं इसे भारत को, अखंड भारत जो है उसे जोड़ने का भी प्रयास किया था, विभिन्न समुदाय को भी आपस में जोड़ने की प्रयास इसके द्वारा किया गया था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने देखा कि भारत में जो धार्मिक सुधार हुए थे, उनको हमने समझा, और इससे रिलेटेड जो है जो धार्मिक मतभेद थे, उससे रिलेटेड बहुत सारी सार्वजनिक बहसें होती थी, पब्लिक डिबेट्स होते थे, तो उन सारी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।